हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे क्यूकी स्टडीज चैनल पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिचर भर्ती के बारे में। जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं राजस्थान पशु परिचर भर्ती का पार्ट बी, जो कि आपका सब्जेक्ट है पशुपालन विज्ञान, जिसमें हम बात कर रहे हैं पशुओं की विभिन्न नस्लों के बारे में। जिसमें अब तक हमने गाय की विभिन्न नस्लों के बारे में बात की है, भैंस की विभिन्न नस्लों के बारे में बात की है, और जो आगे हमने बात की है वह भेड़ की देसी नस्लों के बारे में बात की है। और आज हम बात करेंगे भेड़ की विदेशी नस्लों के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। तो स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वह भेड़ की विदेशी नस्लों के बारे में होने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं, इस चैनल पर थ्योरी क्लासेज के साथ साथ में टॉप क्वेश्चन सीरीज की क्लासेज भी मिलती है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे वो भी अपनी तैयारी का आकलन और अपनी तैयारी को काफ़ी शानदार तरीके से क्योंकि स्टडी चैनल के माध्यम से कर सकें। आज की जो हमारी फर्स्ट नस्ल है वह है मेरिनो, जिसकी उत्पत्ति स्पेन में मानी जाती है। देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वह विश्व की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। जो मेरिनो भेड़ है उससे विश्व की सर्वाधिक सबसे अच्छी और प्रसिद्ध ऊन प्राप्त होती है। साथ ही साथ जो मादा भेड़ है सींग रहित होती है, उसमें सींग नहीं पाए जाते, और जो नर है उसके अंदर घुमावदार सींग पाए जाते हैं। हाँ, इस नस्ल को गर्दन एवं कंधे की त्वचा पर जरिया या सलवटे, जो इस नस्ल की गर्दन है वहाँ पर और कंधों की त्वचा पर झुर्रियाँ या सलवटें पाई जाती हैं। शरीर का रंग इसके सफ़ेद रंग की होती है। जो मेरिनो है जो सफ़ेद रंग की होती है। देखते हैं इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं। ये मजबूत प्रकृति की नस्ल है, जो विपरीत कृषि जलवायु में भी जीवन यापन कर लेती है। यानी कि इसे विपरीत परिस्थिति में जीवन यापन करने वाली नस्ल के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान में जयपुर, टोंक, सीकर जिलों में पाई जाती है। इस नस्ल से प्रतिवर्ष 5 से 9 किग्रा ऊन प्राप्त होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो विश्व की श्रेष्ठ महीन ऊन है, जो कि मेरिनो वाली ऊन इसी नस्ल से प्राप्त होती है। इसी के कारण इसे मेरिनो ऊन भी जो इससे प्राप्त होती है उस ऊन को मेरिनो ऊन भी बोला जाता है। देखते हैं मेरिनो नस्ल की क्या क्या उपयोगिताएं हैं। तो इसका जो नर होता है उसका भार 90 किलोग्राम होता है, और जो मादा होती है उसका भार 70 किलोग्राम होता है। विश्व के 80% ऊन उत्पादन मेरिनो नस्ल से प्राप्त होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो ये ऊन देती है वह प्रतिवर्ष 5 से लेकर के 9 किलोग्राम ऊन उत्पादन होता है मेरिनो नस्ल से। चलते हैं अगली विदेशी नस्ल के बारे में जानने के लिए। अगली विदेशी नस्ल है रेम्बुलेट, फ्रेंच मेरिनो बोला जाता है, जिसे इसका अन्य नाम फ्रेंच मेरिनो भी है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है फ्रांस के अंदर हुई है। साथ ही साथ ये स्पेनिश मेरिनो से विकसित नस्ल है। ये भेड़ों की भारी भरकम व दीकाजी नस्ल के रूप में जानी जाती है। मैं आपको बता दूं, दीकाजी नस्ल उन नस्लों को बोला जाता है जिन्हें 2 उद्देश्य के लिए पाला जाता है, जिनमें जैसे एक उद्देश्य इनसे ऊन प्राप्त करना हो गया, दूसरा उद्देश्य इनसे मांस या दूध प्राप्त करना हो गया। वैसे जो त्रिकाजी नस्लें होती है उनसे ऊन प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है और दूध भी प्राप्त होता है। चलते हैं आगे इसकी विशेषता जानने के लिए। भारत में सबसे ज़्यादा संकरण मेरिनो तथा रेम्बुलेट नस्ल के साथ किया जाता है। जो भारत में सर्वाधिक संकरण करवाया जाता है वह मेरिनो और रेम्बुलेट जो नस्लें होती है उनके मध्य संकरण करवाया जाता है। यह नस्ल मांस व ऊन के लिए पाली जाती है, इसी कारण इसे दीकाजी नस्ल के रूप में भी जाना जाता है। हमारी अगली नस्ल है लिंकन नस्ल, जिसका उत्पत्ति इंग्लैंड के अंदर है। विश्व की सबसे भारी व लंबी नस्ल के रूप में जाना जाता है। मोटे लंबे ऊन के फाइबर इससे प्राप्त होते हैं। हमारी जो अगली नस्ल है वह है लिसीटर, जिसका उत्पत्ति स्थान इंग्लैंड माना जाता है। ये लंबे मोटे व ऊन के फाइबर से प्राप्त होती है। यह एक द्विप्रयोजनी नस्ल के रूप में जानी जाती है। द्विप्रयोजनी नस्ल का मतलब है 2 उद्देश्य के लिए पाली जानी है। एक इसके उद्देश्य ऊन प्राप्त करने के लिए, दूसरा इसका उद्देश्य मांस प्राप्त करने के लिए। चलते हैं हमारी अगली विदेशी नस्ल की ओर। हमारी जो अगली विदेशी नस्ल है वह है साउथ डाउन, जिसकी उत्पत्ति इंग्लैंड के अंदर हुई है। यह सबसे पुरानी इंग्लिश नस्ल के रूप में इसे जाना जाता है। अगर आपकी क्वेश्चन आता है कि सबसे पुरानी इंग्लिश नस्ल है
जो भेड़ की सबसे पुरानी नस्ल है, जो हमसे अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भेड़ की सबसे पुरानी इंग्लिश नस्ल कौन सी है, तो उसका सही आंसर रहने वाला है साउथ डाउन। साथ ही साथ चलते हैं अगली नस्ल की ओर। ये वापस से यही रिपीट हो गए। इसकी विशेषताएं मैं आपको और बता देता हूँ। एक तो ये सबसे पुरानी नस्ल है, दूसरी इस नस्ल का मुंह होता है वो चूहे जैसा होता है, और साथ ही साथ इस नस्ल की जो कान छोटे व घुमावदार होते हैं। अगली जो हमारी नस्ल है वह है सेफोक। इसकी उत्पत्ति है वह भी इंग्लैंड के अंदर हुई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं सबसे अच्छा मांस जो मटन है इसी नस्ल से प्राप्त होता है, और मैं आपको बता दूं जो भेड़ का मांस होता है वह मटन कहलाता है। भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। चलते हैं अगली विदेशी नस्ल के बारे में जानने के लिए, जो है डोरसेट। इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड के अंदर हुई है। इसे भी मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। हमारी अगली नस्ल है कोरिडोल। कोरिडोल नस्ल जो कि लिकोनल और मेरिनो के संकरण से तैयार की गई नस्ल है। यह नस्ल एक साथ 2 बच्चे देती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि एक साथ 2 बच्चे देने वाली नस्ल कौन सी है, तो उसका सही आंसर रहने वाला है कोरिडोल। अगर आपसे क्वेश्चन को घुमा कर भी ये पूछा जाए कि 2 बच्चे एक साथ देने वाली विदेशी नस्ल कौन सी है, तो उसका भी आंसर रहेगा कोरिडोल। चलते हैं अगली नस्ल के बारे में जानने के लिए, जो कि है कराकुल। देखते हैं इसकी उत्पत्ति या विवरण क्या क्या रहने वाला है। तो इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है वह मध्य एशिया के अंदर मानी जाती है। इस नस्ल के पशु ईरान, इराक, अफगानिस्तान, दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप के कुछ भागों में पाए जाते हैं। देखते हैं कराकुल नस्ल की क्या क्या विशेषताएं रहने वाली है। इस नस्ल की जो विशेषता है, इस नस्ल के नर के सींग पाए जाते हैं और मादा सींग रहित होती है। यानी कि इस नस्ल का जो नर होता है उसके अंदर तो सींग होते हैं, और जो मादा होती है उसके अंदर सींग नहीं होते हैं। मध्यम आकार की नस्ल है। इसका जो शरीर का आकार होता है वह मध्यम आकार होता है। मध्यम आकार से मतलब है ये ना ही तो ज़्यादा लंबी, ना ही ज़्यादा छोटी, और ना ही ज़्यादा मोटी, और ना ही ज़्यादा पतली होती है। इस नस्ल से उच्च गुणवत्ता वाली पेल्ट प्राप्त होती है। मैं आपको बता दूं पेल्ट एक ऊन का प्रकार है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि उच्च गुणवत्ता वाली जो पेल्ट ऊन है वह किससे प्राप्त होती है, तो उसका सही आंसर रहेगा कराकुल। देखते हैं कराकुल नस्ल की क्या क्या उपयोगिताएं हैं। इसका जो नर होता है उसका भार 90 किलोग्राम होता है, और जो मादा होती है उसका भार 60 किलोग्राम होता है, और ये नस्ल मोस के लिए उपयोगी होती है। चलते हैं अगली नस्ल की ओर। देखिए कौन सी है। और इस नस्ल को जो पाला जाता है वह पेल्ट ऊन के लिए पाला जाता है। उच्च गुणवत्ता वाली जो पेल्ट ऊन प्राप्त होती है वह कराकुल नस्ल से प्राप्त होती है। इसके मेमनों को कम उम्र में ही मारकर घुंघराली ऊन वाली खाल प्राप्त कर टोपी व सर्दियों में महंगे वस्त्र बनाए जाते हैं। जो कराकुल नस्ल होती है उसके जो मेमने होते हैं उनको कम उम्र में ही कुछ ही दिनों में मार दिया जाता है। उनको मारने का सीधा उद्देश्य है कि उनसे जो घुंघराली ऊन होती है, ऊन वाली जो खाल प्राप्त होती है मेमनों से, उनसे टोपी व सर्दियों में महंगे वस्त्र बनाए जाते हैं। हमारी जो अगली नस्ल है वह है लोही, जिसका मूल स्थान पाकिस्तान के अंदर है। भेड़ की सबसे लंबी नस्ल के रूप में इसे जाना जाता है। लोही जो कि भेड़ की सबसे लंबी नस्ल होती है। हमारी अगली नस्ल है पोलवर्थ, जिसका उत्पत्ति स्थान रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया, या जिसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है वह ऑस्ट्रेलिया है। इसकी जो उपयोगिता है ऊन अत्यंत महीन तथा उच्च कोटि की ऊन प्राप्त होती है। ऊन की लंबाई 10 सेमी तक होती है। साथ ही साथ जो मांस वाली नस्ल है वह नेल्लोर नस्ल है, जिससे सर्वाधिक मांस प्राप्त होता है। और वस्त्र बनाने हेतु जो ऊन की नस्लें जो भेड़ की नस्लें होती हैं वह हिसार डेल, जो कि भारत में सबसे महीन ऊन वाली नस्ल के रूप में जानी जाती है। कौन सी? हिसार डेल। फिर उसके बाद में आती है वस्त्र बनाने की जो ऊन है उनकी नस्लों में नीलगिरी आती है और अविवस्त्र आती है। और जो द्विप्रयोजनी नस्लें हैं वह लोही आती है, जिनसे दूध यहाँ पर त्रिप्रयोजनी नस्ल आएगा। जो लोही नस्ल है वह एक त्रिप्रयोजनी नस्ल है, यानी कि लोही को 3 उद्देश्य के लिए पाला जाता है। पहला उद्देश्य है दूध, दूसरा ऊन, तीसरा मांस हेतु पालते हैं। मारवाड़ी, जैसलमेरी, बीकानेरी, मालपुरा नस्लें भी द्विप्रयोजनी नस्लें हैं।
भेड़ की प्रथम क्लोन जो कि डॉली बनाई गई थी, ये 5 जुलाई 1993 को इसका जन्म हुआ था तथा मृत्यु 14 फरवरी 2003 को इसकी मृत्यु हुई थी। और ये क्लोन इयान विल्मोट द्वारा तैयार किया गया था। भेड़ की जो प्रजनन की क्रिया होती है वह ट्यूपिंग कहलाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो भेड़ द्वारा बच्चा देने की प्रक्रिया है वह लेम्बिंग कहलाती है। और भेड़ बकरी की नाड़ी गति जो कि फोमोरल उरू धमनी होती है उससे ज्ञात करते हैं। और यह गति 70 से 80 प्रति मिनट होती है। भेड़ बकरी की स्वास्थ्य गति थूथन से ज्ञात करते हैं। और जो थूथन होता है वह नासा छिद्र के मध्य काले रंग के धब्बा जो पाया जाता है वह होता है, जिस पर ओस की जो बूंद दिखाई देती है तब तो पशु स्वस्थ माना जाता है, और नहीं तो पशु बीमार रहते हैं। अगर आपको भी अपने पशु को देखना है कि पशु स्वस्थ है कि नहीं है, तो नासा छिद्र के मध्य जो काले रंग का धब्बा होता है उस पर अगर ओस की बूंदें आपको दिखाई दे रही है तो आपका पशु स्वस्थ है। अगर वहाँ पर ओस की बूंदें दिखाई नहीं दे रही है तो आपका पशु क्या है, बीमार है। तो उसे ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। चलते हैं आगे की ओर। भेड़ में सामान्यतः साल में 2 बार ऊन काटी जाती है। दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है वह भेड़ के दूध में होती है। सबसे कम पानी की मात्रा भी भेड़ के दूध में होती है। और जो भेड़ है एक ऐसा पशु है जो बच्चा ऋतुओं के अनुसार देता है। भेड़ का गर्भकाल होता है वह 147 दिन का होता है। भेड़ के दूध में जो एसएनएफ की मात्रा होती है वह 11.3% होती है। साथ ही साथ भैंस में जो पूंछ काटी जाती है तो वह पूंछ काटने की क्रिया डॉकिंग कहलाती है। यह क्रिया बच्चा जन्म से 7 से 14 दिन बाद करते हैं। जो भैंस में डॉकिंग की प्रक्रिया है यानी कि भेड़ में जो डॉकिंग की प्रक्रिया है वह क्रिया बच्चा जन्म के 7 से 14 दिन बाद में करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट भेड़ में अच्छा माना जाता है, यानी कि जो कंट्रोलिंग हीट है, जो अपने शरीर का तापमान जिसे वह भेड़ कंट्रोल कर लेती है या नियंत्रित कर लेती है, ये भेड़ में सबसे अच्छा माना जाता है। विश्व में जो सर्वाधिक भेड़ की संख्या है वह ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। भारत में सर्वाधिक भेड़ की संख्या है वह तेलंगाना में सर्वाधिक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक में, और राजस्थान भेड़ की संख्या में 4 नंबर पर है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में राजस्थान भेड़ की संख्या में कितने स्थान पर आता है, तो वह 4 नंबर पर आता है या चौथे स्थान पर आता है। राजस्थान में भेड़ की सर्वाधिक संख्या है वह बाड़मेर जिले के अंदर है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। और जो राजस्थान में सबसे कम भेड़ की संख्या है वह बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। 2021-22 में भारत में कुल ऊन का उत्पादन 33.13 बिलियन किलोग्राम था, जो कि गत वर्ष 2021 36.23 की ग्राह की तुलना में 10.30% कम है। यानी कि जो वर्ष 21-22 में भारत में कुल ऊन उत्पादन कम हुआ था, जबकि 2021 में भारत में ऊन का उत्पादन अधिक हुआ था। विश्व के जो 40% ऊन का उत्पादन होता है वह भारत में होता है। और भारत की जो 35 से 40% ऊन का उत्पादन होता है वह राजस्थान के अंदर होता है। 21-22 में राजस्थान में ऊन उत्पादन 15.21 मिलियन टन हुआ, जो कि संपूर्ण देश की कुल ऊन उत्पादन का 45.91%, यानी कि राजस्थान में प्रथम स्थान पर ऊन उत्पादन हुआ, किसमें, भारत के अंदर। राज्य में वर्ष 21-22 में 20-21 की तुलना में ऊन उत्पादन में 2.99% की क्या हुई थी, कमी हुई थी। चलते हैं आगे की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन जो कि जोधपुर जिले के अंदर होता है। भेड़ को बीमारियों का म्यूजियम भी कहते हैं। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि भेड़ को बीमारियों का म्यूजियम क्यों कहते हैं, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि भेड़ में जो ऊन पाई जाती है उनके शरीर पर, उस पर जब भेड़ चढ़ने जाती है तो उस पर कई गंदे पदार्थ, अपशिष्ट, परजीवी आदि चिपक जाते हैं, जिस कारण भेड़ में बीमारी होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण भेड़ को बीमारियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। भेड़ की जो गोबर खाद होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पोटास पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ की नस्लों में नुरेज आती है, गुरेज आती है, लोही आती है, कुका आती है। विश्व में सबसे ऊंची भेड़ की जो नस्ल होती है वो नेलोरी होती है। सर्वाधिक ऊंची भेड़ की जो नस्ल है विश्व में वह नेलोरी होती है। मारवाड़ी नस्ल को यूरोप में जोरिया के नाम से जानते हैं। जो मारवाड़ी भेड़ की नस्ल होती है उसे यूरोप के अंदर जोरिया के नाम से जाना जाता है। सबसे स्वस्थ जो भेड़ की नस्ल होती है वह मारवाड़ी नस्ल होती है।
शरीर का रंग सफ़ेद व आंखों के चारों ओर भूरे रंग का घेरा मगरा नस्ल के अंदर पाया जाता है। नाक के दोनों ओर भूरे रंग की पट्टी पुंगल नस्ल के अंदर पाई जाती है। जो पुंगल नस्ल है उसके अंदर नाक के दोनों ओर भूरे रंग की पट्टी होती है। सोनाली नस्ल में कान, पूंछ, गर्दन लंबी होती है। चेहरे पर हल्के भूरे निशान कान बड़े नाली नस्ल के अंदर पाए जाते हैं। जो चेहरे पर हल्के भूरे निशान और उसके कान बड़े, यह नाली नस्ल की विशेषताएं हैं। तो स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी विदेशी भेड़ की नस्लों की क्लास। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। साथ ही साथ इस चैनल पर आपको टॉप क्वेश्चन सीरीज भी मिलती है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि वो भी राजस्थान पशु परिचय तैयारी को काफ़ी शानदार तरीके से कर पाएँ। स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।